हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बच्चे कहते हैं सर ये हम पढ़ चुके हैं। मैंने कहा देखो तब मैंने उसे क्रेमर रूल से सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ पे हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे थ्रू मैट्रिक्स मेथड। कुछ तो सोचते हैं सर ये मैट्रिक्स मेथड क्यों, हम तो डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने कहा देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का भी यूज होता है, इसलिए इसे मैट्रिक्स में नहीं डिटर्मिनेंट चैप्टर में रखा गया है, पर नाम इसका है मैट्रिक्स मेथड। अब बच्चे कहते हैं सर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल आपका सवाल सही है, चलिए दिखाता हूं आपको। कभी आपको ऐसे दिया हुआ हो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, सेम वे दिया हो a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अगर इसे आपको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना हो तो पहले तो बच्चा तुरंत सोचेगा सर ये कोएफिशिएंट का यूज़ ज़रूर होगा। मैंने कहा डेफिनेटली जो हम पहला मैट्रिक्स लिखेंगे वो कौन सा वाला होगा, कोएफिशिएंट का ही होगा। a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 c2, यहाँ पे a3 b3 c3। अब बच्चे ने कहा सर बाजू में यहाँ देखो मल्टीप्लाई में x y एंड z मतलब वेरिएबल थे और बीच में साइन प्लस की। मैंने कहा देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया है ना, तो हम जानते हैं ऐसा फॉर्म सेम टू सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आता था जहां पे हम रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते थे, रो का कॉलम के साथ। यानी कि यहाँ पे हमें वेरिएबल को किस तरह से लिखना चाहिए, कॉलम में। किस तरह से, कॉलम में। क्यों? क्योंकि आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको यही इक्वेशन मिलेगा। अब इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देंगे सेम वे ये जो कांस्टेंट बचे ना उन्हें d1 d2 d3। मैंने कहा चलिए चेक करते हैं कि क्या सच में इनके मल्टीप्लिकेशन पर हमें इस तरह का फॉर्म आता है कि नहीं। अगर आप पहली रो को इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम वे अगर आप दूसरी रो को मल्टीप्लाई करोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z जो यहाँ पे लिखा हुआ है और इक्वल टू d2 है ही। सेम वे यहाँ पे देखोगे तो a3x प्लस b3y प्लस c3z जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब सेम वे आप इस तरह से फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया ना तो आप कह सकते हो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। मैंने कहा ये जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है ना इसे मैं बुला लेता हूँ कैपिटल ए, वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स जो कि है मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू ये जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है इसे इक्वल टू कैपिटल बी। मैंने कहा यानी कि ये फॉर्म आ गया ax इक्वल टू बी। यानी किसी भी इक्वेशंस को आप ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हो। किसी भी इस तरह से जो इक्वेशन का सेट होता है, मतलब बहुत सारे इक्वेशन जिसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बुलाते हैं, उसे आप ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हो। जहां पे a क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या होगा, कॉलम में वेरिएबल मैट्रिक्स, कॉलम वाला वेरिएबल मैट्रिक्स याद रखना। और ये बी होगा, ये तो कॉलम में होगा। यहाँ पे हमें देखते ही पता चल जाता है कि भाई कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा बच्चे ने कहा सर ये कहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो सिर्फ 3 वेरिएबल वाला इक्वेशंस है। मैंने कहा हाँ ये 3 वेरिएबल वाले 3 इक्वेशन है। याद रखना यहाँ पे जितने वेरिएबल होते उतने ही इक्वेशन दिए होंगे जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। प्लस यहाँ पे हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिले। क्यों? स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो ना तभी उसका डिटर्मिनेंट ढूंढा जा सकता है। अब मैंने कहा कभी जनरल इक्वेशन दे दिया हो कि भाई a11x1 प्लस a12x2 प्लस अप टू a1nxn इक्वल टू b1। सेम वे इस तरह से अगर इक्वेशन दिए हो तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे आएगा a21x1 प्लस a22x2 प्लस अप टू a2nxn इक्वल टू b2। सेम वे अगर नीचे जाएंगे ना तो बच्चा समझ जाता है सर यहाँ n वेरिएबल थे यानी n इक्वेशन आएंगे। मैंने कहा हाँ, लेकिन दोनों जगह n लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं m वर्ड यूज कर रहा हूँ। बाकी याद रखना m एंड n यहाँ पे कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा am1x1 प्लस am2x2 प्लस अप टू यहाँ पे amn xn। मैंने कहा इक्वल टू यहाँ पे आएगा bn। क्या आएगा? bn। मैंने कहा इसे अगर मैं ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखने जाऊँ तो हर कोई जानता है पहला मैट्रिक्स होगा हमारा कोएफिशिएंट का, जहाँ पे हम लिखेंगे a11 a12 अप टू a1n, यहाँ पे a21 a22 अप टू a2n। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे am1
m2 अप टू a mn, यानी इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। ये एक्चुअली हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ये याद रखना, तभी आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। बाजू में होता है हमेशा ऐसे कॉलम मैट्रिक्स, कौन सा वाला, वेरिएबल का, जहां पे हम x1 x2 x3 अप टू xn लिखेंगे, इक्वल टू एक और कॉलम मैट्रिक्स होगा, कौन सा वाला, ये वाले कांस्टेंट का, b1 b2 अप टू bn। तो मैंने कहा देखो, इसे अगर मैं कैपिटल A बुलाऊं, इसे अगर कैपिटल X और इसे कैपिटल B, तो मैंने इन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में यानी Ax इक्वल टू B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चे ने कहा सर ये तो था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसे आपने मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाया, अब यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन, क्या होता है इसका सॉल्यूशन। मैंने कहा सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू है ऑफ वेरिएबल है x y and z, जिसे हम ढूंढेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जो इसको अगर सेटिस्फाई करे तो वो उसे हम क्या बुलाते हैं, सॉल्यूशन। सेम वे यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल दिए हैं, x1 x2 अप टू xn, इसकी वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, मतलब LHS में रखने पर हमें RHS मिल जाए, उसे बोलते हैं सेटिस्फाई करना, तो हम क्या कह देंगे, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल की कैसे किसी भी इक्वेशंस जो दिए हो उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। मैंने कहा यार ये इक्वेशन दिया है, मैट्रिक्स इक्वेशन कैसा होता है। मैंने कहा देखो Ax इक्वल टू B, जहाँ पे A क्या होता है, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, X क्या होता है, वेरिएबल का मैट्रिक्स, एंड B क्या होता है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स। बच्चे को ये कांस्टेंट तो दिख गए 1 2 एंड 3। मैंने कहा देखो वेरिएबल की बात करें तो वो है x y एंड z। अब कोएफिशिएंट की बात करें तो वो है 2 1 2, यहाँ पे 3 1 -1, यहाँ पे है -1 2 एंड 1। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशंस को इस तरह से मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में यानी Ax इक्वल टू B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कि भाई कभी कभी किसी भी इक्वेशंस के अगर वन और मोर सॉल्यूशन पॉसिबल हो, अगर एक या उससे ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल हो, तो ऐसे इक्वेशंस को बुलाते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या बुलाते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन, यानी वेरिएबल के आंसर मिल रहे हो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उसे बुलाते हैं सॉल्यूशन। और अगर आपको वन और मोर सॉल्यूशन मिल जाए तो हम कह देंगे कि वो इक्वेशन कैसे है, कंसिस्टेंट है। और कभी आपको नो सॉल्यूशन मिले, मतलब आपको सॉल्यूशन ना मिले, तो ऐसे इक्वेशन को बुलाते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। मैंने कहा देखो इसके साथ एक और चीज़ है जो बहुत ही बढ़िया है, कि कभी आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से दिए हुए हो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसे मैं चाहूँ ना तो ax इक्वल टू b के फॉर्म में आराम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कि भाई यहाँ पे हम लिख देंगे a1 a2, यहाँ पे b1 b2, साथ में वेरिएबल होंगे x एंड y इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट होंगे c1 एंड c2। तो यहाँ पे मैंने इसे ax इक्वल टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे कभी भी, ठीक है, कभी भी इफ b इक्वल टू 0, देखो b इक्वल टू 0 का मतलब है ये जो कांस्टेंट आते थे ना, इसका मतलब हो गया ये जो कांस्टेंट आते थे c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0 आ गया ना, तो हम कह देंगे b इक्वल टू 0, यानी कि ये एक्चुअली नल मैट्रिक्स हो। b इक्वल टू 0 का मतलब ये है O, नल मैट्रिक्स, ठीक है, इसके अंदर के एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तो मैं कह सकता हूँ c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0। तो कुछ हमें ये इक्वेशन किस तरह से दिखेंगे, ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से दिखेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन को हम बुलाते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बुलाते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा दिया हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और कभी कभी आपको ऐसा दिया हो
इफ देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 था, लेकिन इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि आपको ये 0 नहीं दिए तो आपको इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये जो है ना फॉर्म, इसे बुलाते हैं नॉन होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल कभी हमें दिया हो कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 3x प्लस 5y इक्वल टू 8, तो देखो इक्वल टू में यहाँ 0 की जगह 7 एंड 8 ऐसे कांस्टेंट आ गए, तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बुलाते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बुलाते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। मैंने कहा नॉन होमोजीनियस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, यहाँ पे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यहाँ पे d1, d2 एंड d3 कैसे होंगे, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं होंगे, कोई और नंबर होंगे, इसलिए इसे बुलाते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, मतलब कि वैल्यू ऑफ x, y एंड z ढूंढनी है, जो कि किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे इसे अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो पहले हम कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखते थे, बाद में यहाँ पे हम वेरिएबल का, और उसके बाद फिर हम कांस्टेंट का। कोएफिशिएंट की बात करें तो वो यहाँ हमें दिख रहे हैं a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 c2, यहाँ पे a3 b3 एंड c3। वेरिएबल की बात करें तो मैं कह सकता हूँ x, y एंड z वेरिएबल है, और कांस्टेंट की बात करें तो d1 d2 एंड d3 कांस्टेंट है। और हर कोई जानता है इसे हम मैट्रिक्स A बुलाते थे, इसे मैट्रिक्स X और इसे मैट्रिक्स B। तो ये क्या किया हमने, AX इक्वल टू B फॉर्म में इन सबको लिख दिया। बच्चे ने कहा सर अब क्या करना है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने कहा सॉल्व करना मतलब हमें X को ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, X को, क्योंकि ये मैट्रिक्स मिल गया मतलब हमें X, Y एंड Z मिल गए। सबसे पहला काम करना है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A ढूंढना है। क्या ढूंढना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। उसके बाद चेक करना है कि भाई क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है, उसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x, y एंड z की सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, और एक भी सॉल्यूशन मिले ना तो ऐसे इक्वेशन को हम बुलाते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या बुलाते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब बच्चे ने कहा सर सॉल्यूशन ढूंढेंगे कैसे। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन देखो, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलता है x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b से, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b से। जहाँ पे हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि वेयर a इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको आपको यहाँ ढूंढ के यहाँ इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। बच्चे ने कहा सर ये कहाँ से आया, हमें इसका प्रूफ तो दिखाओ। मैंने कहा चलिए इसके प्रूफ की चर्चा भी कर लेते हैं कि भाई ये कहाँ से आया। मैंने कहा एक बात हमें पता है, ए एक्स इक्वल टू बी, Ax इक्वल टू बी। अगर दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स इंटू बी। मैंने क्या किया, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। बच्चा जानता है A इनवर्स इंटू A हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू है A इनवर्स इंटू बी। मैंने कहा देखो I इंटू एक्स हो जाता है x इक्वल टू आएगा A इनवर्स इंटू बी। तो ये हमें इस तरह से x मिल सकता है, मतलब इसके अंदर के सारे वेरिएबल मिल सकते हैं। बच्चे ने कहा सर यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 था तब ऐसे खेलना है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन कभी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 मिल गया, तो आपको पहला काम करना है एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना है, एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना है इंटू हमें ढूंढना है
बी, इंटू हमें ढूंढना है बी, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी टोटल हमें ढूंढना है। मैंने कहा देखो एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढो, उसे बी से प्रोडक्ट करो, इसके बाद हमें क्या करना है। मैंने कहा देखो उसका आंसर क्या आ रहा है ना, वो बहुत मैटर करता है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर इक्वल टू 0 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि ये एक्चुअली नल मैट्रिक्स आया। ठीक है, ये एक्चुअली ओ होगा, क्यों, एडजॉइंट ऑफ ए इज मैट्रिक्स, बी इज ऑल्सो मैट्रिक्स, तो दोनों का नेट प्रोडक्ट हमें मैट्रिक्स ही मिलता है, याद रखना। तो ये अगर ओ यानी कि नल मैट्रिक्स आया तो हम कह देंगे यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। बच्चे ने कहा सर सॉल्यूशन तो मिलेगा ना, मैंने कहा हाँ, अगर सॉल्यूशन मिलेगा ना तो हम कह देंगे ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या कह देंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन। मैंने कहा देखो कंसिस्टेंट इक्वेशन तो है, लेकिन इसे ढूंढेंगे कैसे। यहाँ पे हमें एक काम करना है, ये 3 वेरिएबल है ना, उसमें से एक को हम कांस्टेंट मान लेंगे, लेट z इक्वल टू k एंड सॉल्व any two equation, solve any two equation by matrix method, by matrix method। मैट्रिक्स मेथड क्या है ये हर कोई जानता है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब बच्चे ने कहा सर इस पर से हमें देखो z इक्वल टू तो k था, तो यहाँ z इक्वल टू k ले लेंगे और दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी स्मॉल x एंड स्मॉल y की, मतलब x एंड y की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ k, इन टर्म्स ऑफ k। तो x y एंड z हमें मिल गए इन टर्म्स ऑफ के, जो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कुछ तो कहेंगे सर वैल्यू तो एक मिली तो इनफाइनाइट कैसे, मैंने कहा के की वैल्यू आप 1 2 3 इस तरह से बदलते जाओगे, इस हिसाब से एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू भी बदलती रहती है, इसीलिए इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहा गया है। मैंने कहा देखो भाई कभी अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आया, मतलब ये इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं हुए, इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं हुए तो इसे हम नल मैट्रिक्स नहीं बुलाएंगे, तो क्या होगा। मैंने कहा तो नो सॉल्यूशन पॉसिबल, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बच्चे ने कहा सर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है यानी इक्वेशन तो इनकंसिस्टेंट हो गया। मैंने कहा बिल्कुल, तो ऐसे इक्वेशन को बुलाते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन को बुलाते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ऐसे केस में हमें इक्वेशन को छोड़ देना पड़ेगा, मना कर देंगे कि यहां सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मेथड कि कभी ऐसा दिया हो, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैंने कहा पहला काम होता है हमारा कोई भी इक्वेशन दिए उसे ax इक्वल टू बी यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का। मैंने कहा ए की बात करें ना तो इसके अंदर हम कोएफिशिएंट लिखते हैं, x के अंदर हम वेरिएबल लिखते हैं एंड b के अंदर हम कांस्टेंट लिखते हैं। मैंने कहा कांस्टेंट तो हमें यहाँ सीधे दिख रहे हैं 7 11 1। अगर वेरिएबल की बात करें तो वो है x y एंड z। कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 1। मैंने कहा यहाँ है 1, उसके बाद मैंने देखा y वाला तो मिसिंग है यानी वहाँ हो जाएगा 0 और z वाला है 3। यहाँ देखो x वाला है 2, y वाला है -3, z वाला मिसिंग है मतलब वहाँ होता है 0। क्यों, क्योंकि यहाँ होगा 0 इंटू जेड, सेम वे यहाँ होगा 0 इंटू वाई, जो इसे लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ हम डायरेक्टली 0 लिख देंगे। मैंने कहा देखो यहाँ पे ये करने का बाद पहला काम हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढने का। मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ढूंढेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे है 1 2 1, यहाँ पे है 1 0 3, यहाँ पे है 2 -3 एंड 0। उसके बाद हम करेंगे 1 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, उसके बाद +1 ब्रैकेट। क्या करते थे उसके बाद हम इसकी रो एंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो 0 माइनस ऑफ -9 यानी यहाँ पे 0 फिर हम माइनस लगाते थे। मैंने कहा 3 इंटू -3 इज -9 तो यहाँ हो जाएगा -9। अगर इसकी बात करें तो रो एंड कॉलम रिमूव करने पर 0 -6 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 -6। अगर 1 की बात करें तो उसके लिए देखो क्या होगा -3 -0 तो यहाँ पे लिखेंगे -3 -0। मैंने कहा 9 1 जा हो जाता है 9, ये -6 बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 6 2 जा क्या हो जाता है 12, यहाँ पे है -3। मैंने कहा 12 - 3 इज 9, 9 + 9 हो जाएगा 18 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है ना तो सीधी बात है सोल्यूशन ढूंढना बहुत आसान है। सोल्यूशन मिलता है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करने पर। क्या मिलता है x इक्वल टू, क्या करना है हमें a इनवर्स इंटू बी। बच्चे ने कहा सर a इनवर्स कैसे ढूंढेंगे। मैंने कहा सिंपल सी बात है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये हर कोई जानता है कि भाई वेयर
ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने कहा देखो एडजॉइंट की बात करें ना तो एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ये क्या होता है? ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी हमें सभी एलिमेंट के पहले कोफैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो मैट्रिक्स ए है ना इसके सारे एलिमेंट के कोफैक्टर ढूंढ लेते हैं। C11, C12, C13, C21, C22, C23, उसके बाद C31, C32, C33। यहाँ पे साइन होती है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे होती है प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये कहाँ से आया प्लस माइनस? -1/i+j का मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, अब सिर्फ यहाँ पे आगे माइनर लगाना है। अब अगर 1 की बात करें तो उसकी अगर मैं रो एंड कॉलम रिमूव करूंगा तो देखो क्या होगा, 0 -9 यानी यहाँ पे आएगा सिर्फ +9। अगर मैं 2 की बात करूं तो उसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर क्या होगा? मैंने कहा 0 -6 इज एक्चुअली -6, तो माइनस एक्चुअली +6 हो जाता है। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पे तीसरे एलिमेंट की बात करें तो क्या होगा? देखो यहाँ पे -3 -0, तो यहाँ पे आएगा -3, जिसकी वजह से फाइनल आंसर होगा -3। अगर मैं 1 की बात करूं इसकी, तो इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर क्या होगा? मैंने कहा देखो यहाँ 0 -3, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, तो आगे माइनस था इसलिए इसका फाइनल आंसर होगा -3। C22 यानी 0 की बात करें तो इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर यहाँ होगा 0 -2 इज एक्चुअली -2, तो इसका फाइनल आंसर होगा -2। अब C23 मतलब ये थर्ड एलिमेंट, इसकी बात करें तो कुछ इस तरह से होगा, इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर -3 -4, देखो यहाँ पे -3 -4 इज -7, आगे माइनस था इसलिए माइनस +7 हो जाएगा। अब अगर 2 की बात करें तो इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर हमें पता है 2 3 6 -0 इज एक्चुअली 6। इस -3 की बात करें तो इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर 3 1 3 -1 इज एक्चुअली 2, तो आगे माइनस था तो -2। लास्ट 0 की बात करें तो यहाँ देखो 0 -2 इज एक्चुअली -2, तो इसका आंसर होगा -2। तो इन सबको अब डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज लेते हैं जिससे हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाए। मैंने कहा अगर मैं एडजॉइंट की बात करूं, ठीक है, एडजॉइंट की बात करूं तो हमें पता ही है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, तो चलिए यही लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर यहाँ हमारे पास थे, डायरेक्टली कॉपी ही करना है। 9 यहाँ पे है 6, यहाँ पे है -3, उसके बाद फिर से है -3, उसके बाद -2, यहाँ पे है 7, उसके बाद है यहाँ पे 6, यहाँ पे है -2 एंड उसके बाद है -2। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो सारे रो के एलिमेंट कॉलम में आ जाएंगे, तो 9 6 -3 -2 7, फिर यहाँ पे 6 -2 एंड -2। अब क्या करेंगे, सीधी बात है, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है तो डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे जिससे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो, और इसकी वैल्यू को यहाँ डायरेक्टली ही लिख देते हैं कि भाई इसे सॉल्व करना है ना, तो ये x का मतलब हो जाता है x y z इक्वल टू ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स का मतलब है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। मैंने कहा देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो यहाँ है, डायरेक्टली कॉपी ही करना है। 9 -3, उसके बाद है 6, उसके बाद है 6 -2 यहाँ पे भी -2, यहाँ लिखा है -3 एंड 7। मैंने कहा यहाँ पे बी की बात करें तो है 7 11 एंड 1। अगर मैं प्रोडक्ट करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से होगा। देखो रो का कॉलम के साथ प्रोडक्ट होता है तो 9 7 से क्या हो जाता है 63 -33 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6। मैंने कहा अब दूसरी रो की बारी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 7 से 42 -22 माइनस हो जाएगा 2, फिर इसकी बारी इसके साथ 7 3 से -21, यहाँ पे 11 7 से 77
2। अगर इसे सॉल्व करने की आगे कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो यहाँ पे 63 माइनस 33 क्या हो जाता है 30, 30 प्लस 6 इज 36। मैंने कहा 42 माइनस 22 इज 20, 20 माइनस 2 इज एक्चुअली 18, 77 माइनस 21। मैंने कहा 77 में से पहले तो मैं सिर्फ 1 निकालूंगा तो 76, उसमें से बाद में 20 निकालूंगा तो 56, 56 माइनस 2 इज 54। मैंने कहा देखो यहाँ LHS में क्या था एक्स वाई जेड इक्वल टू, अगर मैं ये 18 डिवाइड में है यहाँ सबके पास भेजूँ तो 36 अपॉन 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 18 अपॉन 18 1, 54 अपॉन 18 क्या हो जाएगा 3। तो इस पर से हमें पता चला x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 3 विच इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। मैंने कहा देखो होमोजीनियस की बात करें ना तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। मतलब यहाँ जो कांस्टेंट होते हैं ना वो क्या होंगे 0, तभी इसे होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है। बच्चे ने कहा सर मैट्रिक्स मेथड में तो पहला काम हमें ये करना है कि इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा बिल्कुल, तो इसे हम पहला काम करेंगे ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखने का। बच्चे ने कहा सर a तो हमारा कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, मैंने कहा x वेरिएबल का एंड b कांस्टेंट का। मैंने कहा देखो b की बात करें ना तो उसके हर एलिमेंट 0 होते हैं, इसीलिए इसे एक्चुअली मैं नल मैट्रिक्स भी बुला सकता हूँ। मैंने कहा देखो x की बात करें तो वेरिएबल हमारे पास है x, y एंड z, और अगर a की बात करें तो कोएफिशिएंट हमें दिख रहे हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। मैंने कहा देखो अब हमें कभी भी सॉल्यूशन ढूंढना हो तो यहाँ पे भी नॉन होमोजीनियस की तरह ही हम ट्राई करेंगे। पहला काम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का। फिर कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है बाय द मेथड x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। मैंने कहा भाई x इक्वल टू a इनवर्स की बात करें ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन b तो नल मैट्रिक्स है। मैंने कहा यार यहाँ पे x हमारे वेरिएबल थे x y z इक्वल टू, देखो a इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स हमें क्या देता है नल मैट्रिक्स, मतलब इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे 0 0 0। तो हमें सॉल्यूशन कुछ इस तरह से मिलेगा x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। तो बच्चे ने कहा सर जी यानी कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम कह देंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशन, वो भी कौन सा वाला x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। इसे तो बढ़िया से याद रख ही लेना है। मैंने कहा देखो कभी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर इक्वल टू 0 मिल जाए तो यहाँ पे भी हम सेम वे जैसे पहले करते थे उसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी ढूंढने की ट्राई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, मैंने कहा देख यार b की वैल्यू तो नल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे भी क्या होगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू नल मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब इसका आंसर आ जाएगा ओ, मतलब 0 0 0 सारे एलिमेंट हो जाएंगे, यानी यहाँ नॉट इक्वल टू का तो केस ही नहीं। अगर जैसे ही ऐसा आया ना तो हम कह सकते हैं कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला केस ही नहीं आएगा, क्योंकि ये हमें पता है b की वैल्यूज क्या है o है, यानी नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो उसके सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, मतलब वो भी नल मैट्रिक्स ही देगा। यहाँ नॉट इक्वल टू o आएगा ही नहीं, तो यानी कि अगर इक्वल टू o आया तो हम कहते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बच्चे ने कहा सर इसे कैसे ढूंढेंगे, मैंने कहा वही पुराना तरीका हमारा, क्या करेंगे लेट z इक्वल टू k एंड टेक any two equation और उसके बाद क्या करेंगे solve by matrix method। मैंने कहा मैट्रिक्स मेथड तो याद है ना, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू
बी। तो हमें क्या करना है, जो बाकी कोई भी दो इक्वेशन हम लेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये और ये लिए, जहां पे z इक्वल टू के ले लिया और x एंड y को हम ढूंढने निकलेंगे, तो हमें x एंड y यहाँ पे a इनवर्स इंटू बी करने पर मिलेंगे तो सही, लेकिन सारे के सारे k के टर्म्स में होंगे। कैसे होंगे, k के टर्म्स में होंगे। यहाँ k की वैल्यू अलग अलग रखने पर हमें x, y एंड z की वैल्यू अलग अलग मिलती रहेगी, इसलिए इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहा जाता है, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आप होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल बेस्ड ऑन होमोजीनियस इक्वेशन, कि कभी ऐसा दिया सॉल्व द होमोजीनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, तो क्या करेंगे। मैंने कहा कभी भी ऐसा दिया हो ना तो पहला काम करना है इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का, Ax इक्वल टू बी। मैंने कहा देखो a की बात करें तो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स मतलब 2 3 -1, यहाँ पे 1 -1 -2, यहाँ पे 3 1 एंड 3 इंटू एक्स की बात करें तो वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड। मैंने कहा कांस्टेंट की बात करें ना तो सारे के सारे होमोजीनियस में तो होते हैं जीरो, ये हमेशा नल मैट्रिक्स ही होता है। पहला काम यहाँ पे हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढने का। मैंने कहा सीधी बात है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढ लेते हैं, 2 3 एंड -1 1 -1 -2 3 1 एंड 3। अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट। अगर 2 के लिए रो एंड कॉलम रिमूव करूँ तो यहाँ -3 माइनस, यहाँ पे होता 1 इंटू -2 इज -2, तो -2 रखने पर माइनस माइनस +2 हो जाता। अगर यहाँ की बात करें तो 3 1 जा 3 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू -2 इज -6, तो -6 रखने पर माइनस माइनस +6 हो जाएगा। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस +3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 +3। मैंने कहा ये होता है -1 इंटू 2 हो जाता है -2, ये होता है 6 + 3 9 9 3 हो जाता है 27, ये होता है 3 + 1 4 4 इंटू -1 इज -4। मैंने कहा इसे सॉल्व करेंगे ना तो कुछ इस तरह से आएगा, ये होगा -29 में -4 डालूंगा तो क्या हो जाएगा -31 विच इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी कि इक्वेशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। साथ में मैंने कहा जो सॉल्यूशन आपको चाहिए ना वो बहुत ही आसान होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू हमेशा क्या होगा 0, क्या होगा 0। थैंक यू।